नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि पिछले सप्ताह क्या हुआ। अगर हम फ्राइडे का ही देख लें, तो फ्राइडे को सेंसेक्स 1690 पॉइंट गिर गया, जबकि निफ्टी 486 पॉइंट गिरा, लगभग 2.09% गिरा और बैंक निफ्टी गिरा है 1433 पॉइंट और ये 2.67% गिर गया, यानी कि लगभग 0.3%। और यहाँ तक कि अमेरिकन मार्केट्स भी नैस्डैक 1.93% गिरा और डो जोन्स 0.2% गिरा। ये सब आपने अगर ये देखा हो कि फ्राइडे से पहले यानी कि थर्सडे को मार्केट बंद था, तो मंगलवार और बुधवार को भारतीय शेयर बाजारों में और दुनिया के सभी शेयर बाजारों में तेजी थी और उसका कारण यही था कि ऐसा लग रहा था कि मानो अब युद्ध जो है थम जाने वाला है। लेकिन कुछ और बयानबाजियां हुई, क्योंकि मैंने अगर एक वीडियो आपने देखा हो, मैं कहता हूं कि ट्रंप एक तरफ बयान देते हैं तो मार्केट में तेजी आ जाती है, फिर उधर से ईरान उनके बयान को झुठला देते हैं तो मार्केट में फिर गिरावट आ जाती है। तो अब क्या-क्या बीच में हुआ है ऐसा जो मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली है और सोमवार को मार्केट किस तरफ से गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या अभी और ज्यादा हम गिरावट देखने को मिलेंगे? युद्ध के क्या हालात हो गए हैं, क्या मंजर बनने वाले हैं, ये सब हम समझेंगे। आप ये देखिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, वहां पे मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ सभी विश्व के सारे शेयर बाजारों में भी उन मिसाइलों का असर देखा जा रहा है। तो इनका असर कितना और आगे पड़ने वाला है, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम सुभाष जी से समझेंगे और उसका असर आगे क्या होने वाला है ये भी समझेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं ये बता देता हूँ कि जी, नेक्स्ट वीक जो है ना, दो छुट्टियां हैं। एक तो जी। महावीर जयंती की 31 मार्च को है और एक हुँ, 3 अप्रैल का वो है गुड फ्राइडे। गुड तो फ्राइडे, 3 ही वर्किंग डे है अब 3 नेक्स्ट। जी, हाँ जी। जी। तो और आप सुभाष जी थोड़ा-सा ये बताइए कि अभी जैसे मंगलवार और बुधवार को हमने बाजार में तेजी देखी और उसके बाद जो है ना ये फ्राइडे को हमने बहुत बुरी तरह से गिरावट देख ली। तो इसके पीछे क्या डेवलपमेंट्स हो गए हैं मिडल ईस्ट में जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है? देखो, गिरावट जैसे ही पहले शुरू के दिनों में लगा था, वही आपने भी अपने समरी में बताया कि ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं तो लगता है कि भी वार रुकने वाला है। वो उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह से दी थी कि भी हमारी बात चल रही है और ये शांति वार्ता हो जाएगी, हमने युद्ध को पोस्टपोन कर दिया है। पहले हाँ, 5 दिन प के लिए प किया 5 दिन का दिया और था। जी। हाँ जी, हाँ। अब करंट में वो और पोस्टपोन कर रहा है और ईरान फिर बाद में कहता है कि किससे बात हो रही है, ये हमारे तो किसी से बात हुई नहीं है और ये गलत है। हम तो अपना अभी अपना युद्ध जारी रखे हुए हैं। मीन्स वो कह रहे हैं जी हमारे से अभी कोई शांति वार्ता जो 15 पॉइंट उन्होंने दिए हैं, इन्होंने काउंटर में 5 पॉइंट अपने दे दिए और कोई किसी बात पर एग्री नहीं हो रहा और नया लग रहा है कि युद्ध हो रहा है। हुँ, ईरान की स्ट्रेटेजी युद्ध को लंबा करने की है, क्योंकि हुँ, इसमें जीत हार, ऐसी कोई जीत हार नहीं है। जीत हार यही है कि थक कौन जाएगा, पहले थका हुँ, कौन, है नहीं? हुँ, तो इजराइल के अंदर भी बातचीत में अभी वहां पे जो उनका आईडीएफ का जो हेड है, उन्होंने भी ये कहा है कि भी हमारे पास डिफेंस की फोर्सेस कम हो रही है, हम रिजर्व फोर्सेस पर ज्यादा विश्वास ना करें। अमेरिका का भी वहाँ पे इंटरनली अमेरिकन जो उसकी गवर्नमेंट में और जो अपोजिशन में सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये इसका खर्चा बहुत भयंकर बढ़ रहा है और इतनी हमें कुछ जीतना कोई हासिल नहीं होगा, आप इसको खत्म करें। लेकिन अ, ट्रम्प अब बीच की स्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ इंटरनल प्रेशर बहुत जबरदस्त है कि हुँ, युद्ध को खत्म किया जाए और एक बार स्टार्ट होने के बाद आपके हाथ में नहीं होता कि कैसे इससे बैकआउट किया जाए। और जैसे ये बैकआउट करने की कोशिश करता है, ईरान इसको घेर लेता है, हमारे से कोई बातचीत नहीं है और पब्लिसिटी ऐसी करता है कि भाई ईरान तो स्ट्रोंग हो रहा है और उनका मोटिवेशन वापस तेज हो गया है। क्योंकि जब अमेरिका ने वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति को वो कर लिया था, तो वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि भी वहाँ पे कोई सेकंड आदमी एकदम उसको कंट्रोल कर ले। लेकिन यहाँ पे वो उनके रिलीजियस लीडर को, खामेनी को मार दिया, इनके डिफेंस फोर्सेस को मार दिया, मिनिस्टर को मार दिया। उसके बाद कहीं अराजकता नहीं है और उनकी स्ट्रेंथ, ईरान की स्ट्रेंथ पूरी है।
सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मतलब इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। किसी भी कंट्री का कोई हेड या कोई इम्पोर्टेंट आदमी की डेथ हो जाती है तो अ, खींचातानी हो जाती है, फौज के अंदर ग्रुप बन जाते हैं और वो उनकी ताकत डिवाइड हो जाती है। यहाँ उल्टा हुआ कि लड़ाई से पहले वहां पे दो ग्रुप थे और अ, खूब रोड के ऊपर करोड़ों लोग स्ट्राइक कर रहे थे। लेकिन लड़ाई के बाद ये जो है ना स्थिति एकदम चेंज हो गई। या तो इन्होंने उसको दमनकारी नीति से अपने ओपोजिशन को डरा दिया और चेक पोस्ट लगा दिया, कोई इकट्ठे नहीं होने दे रहे, या फिर वो भी जो ओपोजिशन ग्रुप हैं वो भी देश हित के अंदर अभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। जो भी कारण है, ईरान में कोई प्रोटेस्ट नहीं है और वहाँ पे कोई भी मिलिट्री में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनमें एकता बनी हुई है। कोई टॉप लीडर मर जाता है या गार्ड का भी मर जाता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है और उनका मोटिवेशन बहुत हाई है। उन उनमें जो फौजी मरता है तो उनको ये बताया जाता है कि तुम शहादत है, तुम्हें बलिदान देना है देश के लिए, शहीद शहीद हो गए। शहीद हो गए, और उनमें गर्व की भावना पैदा की जाती है। और हम्म। यहाँ पे अमेरिका में कोई किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे प्रेशर बनता है कि हमारे आदमी कैसे मर गए, कि क्या गलती है, उस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो मोरल को डाउन करता है। तो इसमें इतने लोगों के मरने के बावजूद, सिविलियन के भी मरने के बावजूद, मिलिट्री के मरने के बावजूद उनका हौसला बधाई पूरा है। ये सबको पता है कि ईरान एक छोटा कंट्री है, इतनी मिलिट्री पावर भी नहीं है, इतनी मिसाइल्स पावर भी नहीं है, इतनी एटॉमिक पावर भी नहीं है इन कंपैरिजन टू अमेरिका और इजराइल। उसके बावजूद उसकी बढ़त बनी हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग, आप जितने इनके, उसने एक स्ट्रेटजी ये भी अपनाई है कि यूएई, कतर, इन पे ज्यादा, सऊदी अरेबिया, इन पे अटैक करे, है नहीं, और इन पे वो अटैक कर रहा है लगातार, काफी ड्रोन्स, काफी मिसाइलें छोड़ी है। तो इससे अमेरिका पर पूरा इनडायरेक्टली प्रेशर बन रहा है। उनके मिलिट्री बेस खत्म हुए हैं, काफी खत्म हो गए हैं। इवन डीगो गार्सिया के ऊपर भी, जो कि 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक भी ईरान ने मिसाइल छोड़ दी है। हम्म। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि अभी जैसे शुरू की बातों में मैंने भी यही कहा था कि एक वीक से ज्यादा युद्ध नहीं चलेगा और जी। ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो इसने अपनी स्ट्रेंथ, मिलिट्री की स्ट्रेंथ और जो हौसले से जो जवाब दे रहा है, और जितने वो हौसले से वो हार रहे हैं, मतलब अमेरिका और इजराइल तो फिर भी हिजबुल्ला पे अटैक कर रहा है, हुत्ती भी बहुत काउंटर अटैक कर रहा है उससे, हिजबुल्ला के साथ मिलके, और वो भी 2-2 हजार किलोमीटर तक की मिसाइलें हुत्ती भी छोड़ रहा है नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक जो पोजीशन लग रही है कि ईरान इसको लंबा खींचना चाहता है युद्ध को, सो दैट अमेरिका और इजराइल थक जाए और वो इसमें उनकी एक तरीके से मोरल हार हो और वो अपनी हम्म। बात को मनवा सके। अभी ये बनवा। पोजीशन बनी हुई है। बिल्कुल। दर्शकों, हम लोग शेयर मार्केट का ही विश्लेषण कर रहे हैं, हम बता दें, क्योंकि कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई शेयर मार्केट की बात आप करके जो है ना युद्ध की बात करने लगे। तो आजकल जो मैं समझ रहा हूँ, सुभाष जी से इससे भी पूछूंगा कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि मार्केट टेक्निकल और फंडामेंटल से नहीं चल रहा है, बल्कि ये जो युद्ध की गतिविधियां आ रही हैं इनके ऊपर मार्केट ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, चल रहा है। तो सुभाष जी, ये क्या वाकई में जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स हैं इस समय मार्केट के फेल हो रखे हैं और युद्ध के बयानबाजियां आने इसी से मार्केट ड्राइव हो रहा है? देखो ऐसा है, जैसे एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो जी। 27 पे चला गया। जी। जब भी ये इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, हुँ। और ये नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा स्ट्रोंगनेस वो। मान जाता है। जी। और वोलेटिलिटी इंडेक्स 27 पे है, इसका मतलब ये काफी ऊपर चला गया तो मार्केट काफी नीचे आया। हुँ। मार्केट को बढ़ाने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ हुँ। डेज। हुँ। जैसे कोई एक बिल्डिंग आप बनाते हो तो 10 साल, 5 साल, 4 साल लग जाते हैं बड़ी बिल्डिंग बनाने में।
जी। और धराशायी करना हो तो एक बम डाल दो, पूरी बिल्डिंग धराशायी। तो ये इसी तरह से ये मार्केट है, जब गिरता है तो तेजी से गिरता है, चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है। और हम्म। वार के अंदर यदि आप देखें इंडिया की पोजीशन, इंडिया इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड ज्यादा बेटर पोजीशन पे है। क्यों? ओके। जिनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, जो एक्सपोर्ट पर, हम्म। जो कंट्री एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर करती है, वो हम्म। सबसे ज्यादा हिट हो रही है। हम्म। ग्लोबल ग्लोबली देखिए, जब भी वार होता है ना, ग्लोबल इंडेक्स ज्यादा गिरते हैं, गिरने चाहिए, और उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आता है। और तो ग्लोबल इंडेक्स पे यदि देखो तो इंडिया में ग्लोबली हम इतने अफेक्टेड नहीं है, इंडिया इतना अफेक्टेड नहीं है। क्योंकि जैसे वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो सब जगह पेट्रोल, डीजल, गैस की शॉर्टेज है, खाने पीने के आइटम की शॉर्टेज है नहीं, तो बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज है नहीं। इंडिया का वेल डाइवर्सिफाइड सोर्स है मोबाइल को, इसको, ऑयल को प्रोक्योर करने का। तो यदि मिडिल ईस्ट से नहीं आ रहा तो रशिया से आ गया, वियतनाम से आ गया, और किसी कंट्री से हमने अरेंजमेंट किया। रसिया से प्रॉब्लम है तो हम दूसरे मिडिल ईस्ट से इनसे कम कर लेते हैं। और हमारे 40-50 कंट्रीज से ऑयल के रिसोर्सेज हैं। तो इंडिया इज बेटर, वेल बेटर प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। और हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इतना नहीं है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छी है। और हमारी जीडीपी भी 7% की मेंटेन्ड है। हम आगे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो ग्लोबल की ग्रोथ रुकेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन इंडिया इतना अफेक्ट नहीं होगा। और वहाँ रिसेशन भी आ सकता है ग्लोबली। इंडिया में इम्पैक्ट है, इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि हम अभी भी, हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, और हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी अच्छी है, हमारी डिमांड इतनी अच्छी है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सर्वाइव हो सकती है। जैसे सेमीकंडक्टर है, वहाँ से नफता आना है कतर से या मिडल ईस्ट से कुछ गैसेज आनी है, तो उससे हमारा सेमीकंडक्टर वगैरह ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, कुछ चीजें आनी होती है, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाकी एनर्जी वगैरह में जैसे तो एलएनजी और ये, इसकी वजह से शॉर्टेज में कोई दिक्कत आती है तो हम थोड़े सा अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा इतना इम्पैक्ट, इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड बिग कंट्रीज, वी आर लीस्ट अफेक्टेड। वी आर लीस्ट अफेक्टेड। अब सुभाष जी एक बात इसमें ही बताइए कि जैसे मान लीजिए युद्ध चलता है, जैसे आपने भी कहा कि भाई बयानबाजियों के ऊपर जो है ना मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से नीचे चला जाता है। अभी हम जो सिचुएशन है, आपने भी कई बार कहा है कि भाई अब जो है ना, हम जब शुरू में हम लोग बात करते थे युद्ध से पहले, तो कहते थे भाई मार्केट हमारा एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा बच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आज की तारीख में तो अब आपने भी जो लास्ट वाला हमारा सेशन था उसमें आपने कहा कि भाई आज की तारीख में हमारा मार्केट में बाइंग वाले रेट्स आ गए हैं, रेट्स अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं और खरीदारी करी जा सकती। तो अभी जो एफआईआईज हैं वो खरीदारी क्या भावों को देख के सिर्फ नहीं कर रहे हैं, या जो युद्ध के कारण जो है ना उनको लग रहा है कि इंडिया ज्यादा इनसिक्योर है बनस्पति दूसरी कंट्रीज ज्यादा बेहतर है? देखो, ऐसा है नविंदर जी, ये जो फंड आते हैं ना, ज्यादातर फंड जो है वो हैज फंड टाइप के होते हैं, कि और या इन्वेस्टर बेस होते हैं। अब इन्वेस्टर, लड़ाई हो गई है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना चाहता है तो इनको अपना फंड को बेचना पड़ेगा, एक ये भी कारण होता है। क्योंकि दूसरा, इंटरेस्ट रेट यूएस में हाई है, जापान के 10 ईयर यील्ड जो है ना वो ऊपर हो गए हैं, जापान के भी और यूएस के भी। तो वहाँ पे यदि इतना इंटरेस्ट रेट हाई है तो फिर वो वहाँ पे लोग जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा वापस लेते हैं फंड से और अपना इंटरेस्ट पे लगा देते हैं। तो एक ये भी कारण बना हुआ है। नहीं, दूसरा ये है कि जब युद्ध में अनसर्टेनिटी हो जाती है, अच्छा, एक इंडिया में एक ये भी प्लस पॉइंट है, मान लो युद्ध 1 महीने बाद रुकता है, हम्म। तो मिडल ईस्ट में जितना डिस्ट्रक्शन हुई है, जितनी बिल्डिंग गिरी है ईरान में, दुबई में, कतर में,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। तो ओके। कभी भी युद्ध के बाद जब खत्म होता है तो ऐसी चीजें जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है नहीं, और ये कई तरह का जो है ये एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड इंडिजिनाइजेशन, इनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, तो इनकी इंडस्ट्री में भी तेजी आती है। तो दिमाग में ये होता है कि भाई युद्ध जो है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो यूएस भी बात कर रहा है कि युद्ध लंबा नहीं होना चाहिए, रशिया भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है, इंडिया भी बोल रहा है, प्रेशर भी बना रहे हैं कि भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो और ये युद्ध लंबा नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग जब प्रेशर बनाते हैं तो युद्ध वास्तव में रुकने की अ, कोशिश होती है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, और किसी के इंटरेस्ट में युद्ध नहीं है। अल्टीमेटली सेटलमेंट ही होता है, और सेटलमेंट बातचीत के बगैर नहीं हो सकता। तो बातचीत हम्म। ही करनी पड़ेगी और सेटलमेंट की तरफ ही बातचीत ही जाएगा। करनी पड़ी, बिल्कुल। तो सुभाष जी, जिससे आपने बताया कि जैसे युद्ध होता है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, ईरान में ही बताई जा रही है कि 85,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं, रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं, इनको आगे युद्ध के बाद अगर जब ये थमेगा तो इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे में क्या ये अनुमान लगाया जाना चाहिए कि आने वाले समय में जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं उनके शेयर्स में तेजी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, है नहीं, डिफेंस, इंडिजिनाइजेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इन सब में वैल्यू बाइंग बनती है। अभी तेजी कब आएगी, क्या नहीं होगी, मान लो एक साल आपने, इन्वेस्टर ने ले लेके खरीद लिया और वो एक साल युद्ध खिंच गया, तो जो अपॉर्चुनिटी तो बाद में आएगी। तो ये हम्म। एक एस्टिमेट है कि भी महीने राइट। 2 महीने में युद्ध रुक जाना चाहिए, और क्योंकि 90% चांसेस होते हैं, 10% तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम्म। यदि ऐसा होता है तो ये सारी कंपनियों में एकदम तेजी से शेयर इनके भागेंगे युद्ध रुकने के बाद। लेकिन जो ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो एस्टिमेट करता है कि भाई अभी हम, यदि 2 महीने बाद रुकता है युद्ध, एक अज्यूम करके चलता है, तो मैं आज इसमें टूटे हुए प्राइस के अंदर इस तरह की कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। युद्ध तो रुकेगा ही, कब रुकेगा ये देखने वाली बात है। तो बिल्कुल, एक ना एक अल्टीमेटली दिन तो रुकना ही है, बिल्कुल। जिस तरह हाँ से जी, सांसों जैसे जिस तरह से हमारी सांसें चलती हैं, वो भी कभी ना कभी रुकती हैं। तो कब रुकती हैं ये नहीं पता है, और ये कामना की जाती है कि ये सांसें तो जो ज़्यादा दिन तक चलें, लेकिन युद्ध के लिए कामना सभी लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। अब सुभाष जी, एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि हम लोग जैसे भी आपसे बैंक निफ्टी और निफ्टी की रेंज भी लेनी है कि नेक्स्ट वीक क्या रहेगी, लेकिन आज की तारीख में सारा का सारा जोर हमारा डिस्कशन ये जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है इसके ऊपर ही रहता है, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में काफी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमें तैयार रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, तो उनका संदर्भ क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? किस तरह के खतरे अगर हमारे देश में इस युद्ध के चलते हमारे ऊपर आ सकते हैं? क्या देखिए चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे ऊपर? देखिए, अभी जैसे हमारा रुपी जो है 94 रुपए 84 पैसा क्लोज, 94 रुपए 81 पैसा क्लोज हुआ, और जी। 94 रुपए 84 तक नीचे में चला गया। एफपीआई की सेलिंग भी लगातार चल रही है। पिछले वीक, पूरे वीक में 24,596 करोड़ का एफपीआई ने माल बेचा, और हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 26,897 करोड़ का माल लिया, है हम्म। नहीं। आईटी को छोड़ के, आईटी 1% बढ़ा है। निफ्टी डिफेंस एंड पीएसयू बैंक शेयर ये 4% गिरा। रियल एस्टेट के शेयर 3.7% गिरा। कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर 2.4% गिरे। मेटल के शेयर 2% गिरे। मिड कैप, बीएससी मिड कैप 1.3% गिरा। स्मॉल कैप 1% गिरा। निफ्टी टोटल में 1.27% गिरा है। निफ्टी बैंक गिरा 1.27%। तो मार्केट जो है पूरे वीक गिरा। माहौल जो है थोड़ा खराब तो है ही, और प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश रहने के लिए तो हमेशा ही कहते हैं कि भी कल को लाइन ना लगाए, या लगनी लगानी पड़े, कोई वजह से टैंकर नहीं आए। हालांकि 5 टैंकर इंडिया के स्ट्रेट हॉर्मूज से, और 3 पहले आ गए थे, 3 शिप और 5 शिप और आ रहे हैं। ऐसे बातचीत करके मंगा भी रहे हैं, और रसिया से भी हमने ऑयल परचेज किया है।
पीछे वियतनाम से भी, उससे वेनेजुएला से भी आया था। तो मैं और मोदी जी सारे चीफ मिनिस्टर की मीटिंग भी ले रहे थे कल। तो और मोदी जी क्वेश्चन रहना तो कभी भी जरूर, हमेशा जरूरत है कि हम ध्यान रखें कि भी जो गैस है, आप कोई भी चीज को फालतू जला के रख दें, छोड़ दें, जल रही है, थोड़ा सा ध्यान से करें। अननेसेसरी विजिट, हम अपने एंटरटेनमेंट की विजिट कम कर दें। कभी हम लंबी दूरी पर कार लेके निकल जाते हैं, ऐसे बच्चे, वो नहीं करें। तो मतलब पेट्रोल पंप पे भीड़ नहीं लगाएं, मतलब गैस जितना ज्यादा मतलब बुक नहीं कराएं। जरूरत हो अभी हम पेट्रोल हाँ, और ये जितनी जरूरत एलपीजी हो वगैरह उतनी उसी करें। तरह से खर्च करें। हाँ, और बिल्कुल। ये भी कहते हैं कि भी अपनी सामग्री ज्यादा लेके भी रखें, खाने पीने की, कल को कोई दिक्कत आ जाए तो। लेकिन हम्म। ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी क्वेश्चंस कहें बोल देते हैं कि आज के टाइम में तेल ही नहीं, जहाज तो इंडिया के जहाज तो बहुत आते हैं, तो वहां हम्म। पे हॉर्मुज बंद है, कल को कुछ और बढ़ जाए तो सामान नहीं आए जरूरी, तो आप अपना लेके घर पे रखें। ठीक, हम्म। यही है। बिल्कुल। अब सुभाष जी, जैसे भी हमने डॉलर की आपने बात करी कि 94.81 पे बंद हुआ, अभी मैं देख रहा था कि बर्नस्टीन रिसर्च करके हैं, तो उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट में अपने कहा है कि अगर ये युद्ध तक अगर जल्दी रहा, हफ्ते 2 हफ्ते में, तो ये डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपया 98 रुपए तक जा सकता है, और युद्ध ज्यादा लंबा खिंच गया तो ये 110 रुपए तक भी जा सकता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, रुपए की जो वीकनेस आई है, ये सही मायने में हमारी इकोनॉमी को, नॉर्मली तो ये कोई भी करेंसी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये मैनिपुलेटेड ज्यादा है और फंडामेंटल कम है नहीं, क्योंकि जी। एफपीआई की सेलिंग की वजह से डॉलर बहुत तेजी से बाहर जा रहा है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से हमारा आउटगो ज्यादा जा रहा है, 85% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक मिसमैच है हमारी डॉलर की, उसकी, दोनों की। तो उसको देखते हुए ये हम भाई और वीक चला जाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा, बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, लेकिन 100 चला जाएगा ऐसा नहीं लगता, होने 100 को चला कुछ भी हो जाएगा ऐसा सकता नहीं लगता है। है। बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी, एक और बात बताइए कि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी की रेंज आपसे लेनी है दर्शकों, और ये चर्चा को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके निवेश के लिए आप बहुत ज़रूरी है चर्चा। सुभाष जी, आज की तारीख में अगर जो युद्ध जैसे चल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में कुछ सेक्टर्स तो ऐसे अवश्य होते होंगे जिनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, नंबर 1। और कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिनके ऊपर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, यानी कि उनकी माँग बढ़ती है और वो मजबूत होते हैं, उसमें प्रॉफिट मुनाफ़ा होता है। ऐसा है? देखो, अ, जैसे कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा वीक हो गए तो वो अब स्ट्रोंग लग रहे हैं, जैसे आईटी है ना, जी। आईटी सेक्टर काफी टूटा था, वो थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं अभी। और बहुत से सेक्टर टूट गए हैं। अब जैसे डिफेंस का भी स्ट्रोंग होना चाहिए, लेकिन जब है ना मार्केट डाउन जाता है तो क्या होता है कि लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं अपना, है नहीं। तो हुँ। वो उसके लिए पैसा विड्रॉ करने के लिए जो भी उसके पास स्टॉक है वो बेच देता है, ओके। इररिस्पेक्टिव वो सेक्टर स्ट्रोंग है या वीक है। तो ऐसे पैनिक में सेलिंग हो जाती है। पैनिक सेलिंग कह लीजिए, पैसों की रिक्वायरमेंट कह लीजिए। मान लो आपने शादी के लिए 1 करोड़ रुपए निकालने थे, आपके पास जी। 4 करोड़ का स्टॉक है। अब हुँ। मार्केट डाउन हो गया तो आप जो स्टॉक आपको सही लगेगा बेच दोगे, हुँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आपको राइट। पैसा चाहिए, है नहीं। या आपके पास 1 करोड़ का स्टॉक है और 2 करोड़ आपने फ्यूचर में पोजीशन ले रखी है, वहां 50 लाख का लॉस आ गया, तो वहां लॉस पे करने के लिए आप कैश का स्टॉक बेचोगे। हुँ। कोई आपकी ईएमआई देनी है, पहले आप सोच रहे थे कि भी मेरा रेट बढ़ेगा मैं बेच के दूंगा, आपने रोक के रखा हुआ था, अब आपको देना ही है तो बेचेंगे। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं, जब मार्केट कैप इतना लंबा नीचे आ जाता है तो फंडामेंटल और जो स्टॉक बढ़ने वाले भी थे वो भी घट जाते हैं। तभी मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो तेज, ऐसे माहौल में भी तेज होने थे वो भी डाउन है, ऐसे स्टॉक को परचेज किए जा सकते हैं। तो हुँ। इसलिए
आदमी ब्लैंकली सब कुछ ना बेचे, है नहीं? तो अब जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड भी क्या था, जैसे गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात करो, पीछे उनका फोकस गोल्ड को आरबीआई, मतलब उसमें रिजर्व में रखने का था। और अ, अब वो फोकस जो है करेंसी को स्टेबलाइज करने में लग गया। तो पैसा जो है ना, वो कहीं पर भी हम्म। वो स्टेबलाइज होने के लिए वहां पे अब वो एक्यूमुलेशन के लिए नहीं हो रहा। तो गोल्ड के अंदर भी आप देखो, ये गोल्ड बढ़ना चाहिए वार के अंदर, जी। लेकिन गोल्ड भी नहीं बढ़ रहा, है नहीं? हम्म। क्योंकि लोगों के पास जो एसेट है वो बेच रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर ये भी बिक रहा है। और गवर्नमेंट का, सभी का, गवर्नमेंट का भी ध्यान जो है अपनी करेंसी को बाहर के अंदर स्टेबलाइज करनी है, तो वो उसमें स्टेबलाइज में भी अपना पैसा लगा। और इसलिए ये जो आपकी बात है कि ऐसा मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि जो बढ़ना था वो बढ़ा नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बिल्कुल। अब सुभाष जी बीच में एक और बात बताइए, जैसे भी आपने हाँ, गोल्ड और इसकी बात करी, तो जब गोल्ड और सिल्वर की बात करी, आप लगातार आप कहते आए हैं कि भई ये जो पैसा गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, कॉशियस रहना चाहिए, जब भी गिरेगा अपने पीक से 35% से भी ज़्यादा गिर सकता है। और ये मतलब जो दर्शक हैं, जो लगातार हमें देखते रहते हैं, वो सब सुनते हैं, जानते हैं, और जो नए हैं, वो पीछे की हमारी चर्चाओं को इसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब जो है सिल्वर तो शायद 4 लाख रुपए तक पहुंच गया था, और वो 4 लाख अभी से ऊपर हो गया था। वो तो मोर हाँ, देन 50% गिर गया। मोर देन 50% गिर गया। आप हमेशा कहते रहे कि भाई 35% से भी ज्यादा गिरेगा, जब भी मोर गिरेगा, देन फोर्टी जहां से भी परसेंट गिरेगा। मोर देन जी, 40%। हाँ, है ना? हाँ। हाँ। और गोल्ड कितना गिर गया है? गोल्ड कम गिरा है। ये 1,44,500 का रेट है। तो ये 1,90 तक चला गया था मेरे ख्याल, है नहीं? तो ये 20-30% गिरा है, बीस पच्चीस तीस परसेंट गिरा है। परसेंट जी, जी। और तो यानी शेयर कि मार्केट में अब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई से 10 से 12% गिरे हुए हैं। शेयर मार्केट के हम्म। भी ऑल बिल्कुल। टाइम हाई। अब सुभाष जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे आप ये कह भी रहे हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर और इनको नहीं गिरना चाहिए ऐसे मौकों के ऊपर, क्योंकि ये एक सेफ हेवन होता है, लोग अपना स्टॉक वगैरह बेच के यहीं पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये गोल्ड और सिल्वर में गिरावट किस वजह से आ रही है? क्या ये करेक्शन वो जो रियल वाली है, जो सट्टे में फंसा हुआ था, उसकी वजह से मतलब एक रियल वैल्यूएशन पे जा रहा है ये मेटल? कई कारण होते हैं कि जब ये बढ़ा था, तब ये था कि भाई पहले जो स्टॉक है ना, वो कंट्री के जो रिजर्व को चेंज करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड को बेच के गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे थे, जो फॉरेक्स हम्म। रिजर्व है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रियों ने किया, चाइना ने किया, इंडिया ने किया और छोटी मोटी बड़ी कंट्रियों ने किया, और अच्छी क्वांटिटी में किया। तो उससे क्या हुआ, जो स्टॉक है वो कम हो गया। हम्म। अवेलेबल फ्लोटिंग स्टॉक जिसे हम बोलते हैं गोल्ड का, वो कम हो गया। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने रियलाइज करते हुए गोल्ड भी अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, विद दी कि भी ये गवर्नमेंट भी अक्यूमुलेट कर रही है, तो सस्ते रेटों में अक्यूमुलेट कर लिया। बाद में वो गोल्ड फिर तेजी से बढ़ने लगा, तो पब्लिक ने ईटीएफ के अंदर गोल्ड भरना शुरू कर दिया, गोल्ड और सिल्वर। तो सिल्वर तो 4 लाख को क्रॉस कर गया था, गोल्ड भी 1,90,000 तक चला गया था। तो बाद में जब ये वार वार हुई, तो यहाँ पे सबकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई। तो जैसे इंडिया ने भी करेंसी डेप्रिशिएट, पहले 90 रुपए पर आरबीआई ने कोशिश की रोक करने की, फिर 92 पे कोशिश की, 94 पे की, है नहीं? तो और उससे पैसा उनका लग गया, बहुत सारा पैसा। तो हम्म। अब वो गोल्ड तो भूल गए लेना, और अपना पैसा जो है 25, 30, 40, 50 बिलियन US डॉलर उनका इसमें स्टेबलाइज करने में लग गया। इसी प्रकार दूसरे कंट्रीज का भी लग गया। और जब मार्केट नीचे जाता है, तो फिर लोग अपने पैसा जहां से भी अवेलेबल है ईटीएफ से निकाल के, और क्योंकि एक तो शेयर मार्केट में कई शेयर वैल्यू बाइंग के हिसाब से भी हो जाते हैं, और दूसरा अपने लॉस भरने के लिए जिन्होंने सट्टा कर रखा है, लिवरेज कर रखा है, वहां पे करने के लिए भी जो एसेट बिकी उसको बेचा, गोल्ड हो, फंडामेंटल स्टॉक हो, जैसे भी है। तो हम्म। और
इसलिए गोल्ड और सिल्वर पहले ही बहुत तेजी पर चले गए थे। ऐसे में जो इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उनको लिए एक अपॉर्चुनिटी थी एग्जिट करने की, क्योंकि आप ऐसे माहौल में एग्जिट कर सकते हो जब पब्लिक परचेज करे। पब्लिक वार की वजह से परचेज कर रही थी कि भी सेफ हेवन एसेट में लगा दो। तो इसलिए गोल्ड तो ज्यादा कोई डाउन नहीं हुआ, लेकिन सिल्वर हमारा काफी डाउन हुआ है। वो सिल्वर में सट्टा फंसा हुआ था, तो सट्टेदार मेरे ख्याल काफी निकल गए होंगे। ये मेरी गैस है, कोई जजमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज कोई कारण नहीं। जी वार के अंदर नॉर्मल जी। ट्रेंड यही है कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ता है नहीं, और यहाँ सिल्वर घटा है, गोल्ड भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घट ही रहा है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी थोड़ा सा बताइए कि भाई जो नेक्स्ट वीक की जो मार्केट की रेंज है वो क्या हो सकती है? मंडे को मार्केट अभी सारे सिनारियोज को देखते हुए क्या गैप डाउन की संभावना दिखाई दे रही है या गैप अप की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, अभी थोड़ा सा मार्केट बेयरिश मोड पे ही है। तो 22,819 पर क्लोज हुआ था। तो मैं 3 दिन मार्केट जैसे खुला हुआ है, 22,250 से 23,250 का हम्म। रेंज है। और बैंक निफ्टी हमारा 52,275 पर बंद हुआ था। 51,250 से 53,500 का रेंज में दे रहा हूँ। ओके ओके। तो दर्शकों ये तो आपके सामने सुभाष जी ने रेंज रखी है, और जब ये रेंज हम लोग बताते हैं तो आपको पता ही है कि किसी तरह का हम लोग खरीद या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। जब भी आप कोई भी ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा आपका है और पैसे को बचाने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे है। और हमारे इस कार्यक्रम से हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप लोग फाइनेंशियली अवेयर हो सके, मार्केट को समझ सकें, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत आवश्यक है कि मार्केट चलता कैसे है। बहुत सारे लोग, कई बार ये लगता है ना, जो दर्शक कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ कि उनको लगता है कि हम लोग कोई और बातें, लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट में अगर गिरावट आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बन रही हैं उनकी वजह से आ रही है। कोई जो ट्रंप बयान दे देते हैं, या ईरान से कोई बयान आ जाता है, या इजराइल से बयान आ जाता है, या हमारी सरकार की तरफ से कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो कहने का मतलब होता है बहुत सारी मतलब जो हमारी मार्केट्स है बहुत सारे सेंटीमेंट्स के ऊपर भी बड़ा ड्राइव करती है। तो इन सब, इसलिए इन सब विषयों पे चर्चा करनी और आपको अवेयर रखना जरूरी है, ऐसा हम लोग समझते हैं। सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत जुड़े हमारे धन्यवाद साथ में। रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है, वैल्यू बाइंग जरूर बनती है फंडामेंटल स्टॉक्स में, जी और आप अपना पोजीशन को कम रख सकते हैं, और मार्केट को सट्टे की प्रवृत्ति ना रखें, और अपना फंडामेंटल में काम करें, कैश शेयरों में ही काम करें, ये ज़्यादा बेटर होगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल बैंक बनती है और कैश में ही काम करना चाहिए, और ये आप हमेशा कहते हैं फंड्स बोरो करके शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद।